हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 3 दैट इज़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब हमारा एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, उससे रिलेटेड लॉज थ्योरीज वो सारा हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे एटम में आपको बता दूं, जैसे ऑक्सीजन है आपका, तो उसके लिए आप ओ लिखोगे, ठीक है। तो और आपका मान लो नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है, उसके लिए आप एच लिखोगे। ऑक्सीजन के लिए आपने ओ लिखा, हाइड्रोजन के लिए आपने एच लिखा। तो ये जो इनका स्मॉलेस्ट जो यूनिट है, ठीक है, इनकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो आपकी क्या कहलाएगी, एटम। तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपकी हर चीज एक छोटे एलिमेंट से छोटी जो आपका एलिमेंट है, सबसे छोटी जो इकाई है हर चीज को बनाने के लिए, जैसे आपके बायो में आपकी सेल हो गई, ऐसे ही इसमें आपका एटम होता है। एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है, किसी भी चीज, कोई भी चीज जब बनती है वो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट केमिस्ट्री में आपको एटम कहते हैं उसको। तो एंशियंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर्स हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। तो मैटर की आपको फॉर्म पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सारी कुछ। तो ये आपका फिलोसफर्स का बता रहे हैं कि अनसीन फॉर्म जो है मैटर की, उसको लेकर पहले से ही ये वंडर्ड थे। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया। तो जो हमारा इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन है, आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर जो है वो इंडिया का कॉन्सेप्ट है बहुत पहले। एन इंडियन फिलोसफर महर्षि कानंद पोस्टुलेटेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, ठीक है, जिसको पदार्थ, हमारे हिंदी में मैटर को कहते हैं पदार्थ, अगर उसको हम टुकड़ों में तोड़ेंगे, वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। किसी भी मैटर को जब हम तोड़ते जाएंगे, ये महर्षि कनन का आइडिया है जो उन्होंने बहुत पहले टाइम पर दिया था, फिलोसफर थे। कोई भी जब पदार्थ तोड़ा जाएगा बहुत छोटे छोटे पीसेस में, तो वो हमारा स्मॉलेस्ट जो यूनिट बनती है, वो पार्टिकल हमारा, वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो बनेगी वो एटम होगा। अल्टीमेटली द स्टेज विल कम व्हेन विल शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल। तो एक ऐसे टाइम भी आएगा, एक ऐसी स्टेज भी आएगी जब आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आ गई है, उससे ज्यादा क्या डिवाइड करेंगे, बहुत छोटी है। ही नेम्ड दीज पार्टिकल्स परमाणु, उन्होंने इस पार्टिकल्स को परमाणु का नाम दिया था। अनदर इंडियन फिलोसफर है पकूधा कतायानामा, जिन्होंने इलेबोरेट किया था दिस ये जो थ्योरी ऊपर जो बात कही है उसको आगे इन्होंने भी एलेबोरेट कहा, और उन्होंने क्या कहा कि पार्टिकल नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म विच गिव्स अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर। हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो नॉर्मली कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, मतलब पार्टिकल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, कंबाइंड होती हैं बहुत सारी चीजें, और फिर हमें क्या विच गिव्स अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर, जिससे मैटर की हमें अलग अलग फॉर्म मिल जाती है, लिक्विड भी, सॉलिड भी और गैसेस भी। अराउंड द सेम एरा एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस एक आए थे, लियोसिपस का नाम के फिलोसफर्स आए थे, उन्होंने सजेस्ट किया इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल ऑब्टेन्ड कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। इन्होंने भी वही चीज कही जो ऊपर महर्षि कनन ने बताई थी, वही चीज इन्होंने बताई कि अगर हम किसी मैटर को डिवाइड करते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी जिससे आगे उसको नहीं तोड़ा जा सकता। डेमोक्रिटस कॉल्ड दीज इंडिविजुअल पार्टिकल्स एटम्स, इन्होंने इसको एटम कहा, जिन्हें हम परमाणु कह रहे थे उनको इन्होंने एटम कहा है। मीनिंग इनडिविजिबल, एटम का मीनिंग उन्होंने बताया जिसको आगे ना बांटा जाए, तोड़ा ना जा सके। ऑल दिस वॉज बेस्ड ऑन फिलोसफिकल कंसिडरेशन एंड नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क। अब ये जितना काम हुआ था ये फिलोसफिकल था, एक्सपेरिमेंटल कुछ नहीं था इसमें ज्यादा, तो सब इनकी फिलोसफी थी। आइडियाज कुड बी डन टिल द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में जाकर इसके ऊपर साइंटिफिक चीजें, रिसर्च वगैरह आई। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एंड नेचुरली बिकेम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड वाई एलिमेंट्स कंबाइन एंड व्हाट हैपेंस व्हेन दे कंबाइन। तो ये 18th सेंचुरी पे जाकर ये चीजें हुई कि डिफरेंस पता चला कि कंपाउंड में और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है, एंड नेचुरली बिकेम, फिर उनका इंटरेस्ट बना इन चीज़ों में और आगे जाकर उस पर एक्सपेरिमेंट्स हुए। एंटन एंड लिवोजियर थे एक, उन्होंने एक उन्होंने इस चीज़ की नींव रखी केमिकल साइंस बाय एस्टैब्लिशिंग 2 इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लिवोजियर ने 2 इम्पोर्टेंट लॉज दिए केमिकल कॉम्बिनेशन के, जो भी जब 2 आपके एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं
तो उसमें कौन से लॉ हमारे फॉलो होते हैं, तो 2 लॉ दिए लिवाइजर ने। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन था फर्स्ट लॉ आपका। तो फॉलोइंग 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर एस्टैब्लिश्ड। अब 2 लॉ बताए गए हैं, इस लॉ में 2 लॉ बताए गए हैं आपके, कौन से? फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो ये आपका लिवाइजर और एक और आपका आगे जोसेफ एल प्रोस्ट करके, तो इन दोनों ने मिलकर जो लॉ बताए हैं, 2 लॉ हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के, केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 लॉ फॉलो होते हैं। फर्स्ट है इफ देयर इज अ चेंज इन द मास व्हेन अ केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मान लो एक्स और वाई है और इनके आपके मासेस हैं, इतने इतने मासेस हैं इनके, कॉपर सल्फेट और ये सोडियम कार्बोनेट है या बैरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, इनके अगर हम इन केमिकल्स के हम अगर क्या देखें, रिएक्शंस देखें, तो ये इन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली दिखाया है पहले तो कि इतना इतना इनका क्वांटिटी में लेना है इनको, इनके मासेस वगैरह से। फिर ये इससे क्या कंक्लूड करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड करते हैं, ये लॉ स्टेट करता है डैट, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर आपका एक केमिकल रिएक्शन, मान लो कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट दोनों इतनी इतनी मात्रा में लिए गए हैं, तो जो आउटपुट होगा वो भी इन दोनों की क्वांटिटी के सम के इक्वल ही होगा, जो भी आपका आउटपुट आएगा। तो ये मास जो है इसका कंजर्व है, इसको आप ना तो चेंज कर सकते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। मास अगर यहाँ 1-1 केजी लिया है या 1-1 ग्राम लिया है तो 2 हो गए, 1-1 2 हो गए, तो उधर भी आपको आउटपुट में 2 ही मिलेगा। और इग्निशन पॉइंट जो होता है आपका किसी चीज का, वो वैल्यू होती है जिस पर वो उसमें आग लगती है, ठीक है। तो इग्निशन आप वर्ड का ध्यान रखिएगा। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ये फर्स्ट लॉ हो गया। आप जितना आप रिएक्शन में इनपुट दोगे, जितनी जितनी मात्रा में, जितना आपको, जैसे ऑक्सीजन का पता है कि इसका एटॉमिक नंबर 8 हो गया और मास इसका 16 हो गया, ये आपने पीरियोडिक टेबल में सारा कुछ देखा है। तो पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग उसमें मास देख लो, हाइड्रोजन का देख लो आपका या किसी का भी, तो जितना भी उनका मास रिएक्शन जब शुरू होगा उस टाइम पर रहा होगा, उतना ही आपका आउटपुट में भी आएगा। ऐसा नहीं कि 1-1 किलो लिया और वो लास्ट में 2 किलो की जगह वो तो फिर 250 ग्राम ही रह गया, वो इक्वल रहेगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, तो इसको भी इन्होंने आगे समझाया। लेवाइजर अलोंग विद हर साइंटिस्ट नोटेड दैट मैनी कंपाउंड्स वर कंपोज्ड ऑफ 2 or more एलिमेंट्स एंड ईच compound had the same elements in the same proportion irrespective of where the compound came from, who prepared it। तो इस लॉ में आपको यही बताया गया है कि जो उनका मासेस का जो प्रोपोर्शन है, जो रेशियो है, वो इक्वल रहेगा। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल से बताया, वाटर का एग्जांपल लिया H2O का, और उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो हमेशा 1:2 रहेगा, 1:8 रहेगा, ठीक है। सोर्स कोई भी हो, भले आप कहीं का भी पानी ले लो, गंदा रिवर का ले लो या नाले का ले लो, कहीं का भी ले लो, उनका जो रेशियो है मास का वो यही रहेगा, 1:8। दस इफ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज, 9 ग्राम वाटर अगर हमने लिया है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज ऑब्टेन्ड। तो आप कभी भी आप वाटर कहीं से भी ले लो तो उनका जो रेशियो होगा किसका, मास का, वो ऑलवेज इक्वल रहेगा। वही चीज कही है इन्होंने, सेम प्रोपोर्शन रहेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ वेयर कंपाउंड्स केम फ्रॉम, और कहाँ से लिया गया है, कैसा है, कलर, वो सब, उसके अंदर कितनी इम्प्योरिटी, वो सब मैटर नहीं करेगी, उसका जो रेशियो है वो सेम रहेगा। अब यहाँ रेशियो 1:, आपको 8 बताया, जैसे पानी का आपको H2O है, ठीक है, तो आपने H का 2 ले लिया और O का 16 ले लिया, 2 1 2 2 8 जा, ठीक। तो इनका जो मास है, एटॉमिक मास, उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा उनका प्रोपोर्शन जो है। दिस लेड टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन विच नॉन एज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। और दिस लॉ वॉज स्टेटेड बाय, ये प्रोस्ट ने क्या था स्टेट, इसको क्या कहा था, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मासेस। मासेस के एक फिक्स प्रोपोर्शन में एलिमेंट्स हमारे रहते हैं किसी भी केमिकल सब्सटेंस में, जैसे H2O है या कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं।
नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय साइंटिस्ट वाज टू गिव अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लॉ। अब ये भी प्रॉब्लम थी, इसके लिए एक्सप्लेनेशन दो ढंग से। तो ये जॉन डाल्टन करके एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे एक, जिन्होंने प्रोवाइड की बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। तो डाल्टन थ्योरी आ जाती है, फिर वो इस चीज़ को और फर्दर एक्सप्लेन करते हैं, जो लिवाइजर और प्रोस्ट ने आपको बताई है उसको और फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए जॉन डाल्टन एक केमिस्ट है ब्रिटिश के, वो आते हैं। डाल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर विच वॉज टिल देन जस्ट अ फिलोसफी। जब फिलोसफी में कहा गया था पहले, महर्षि कनन वगैरह सबने बताया था, और भी चीज थे आपके फॉरेन कंट्री के फिलोसफर, तो उन्होंने वहीं से वही आइडिया उठाया कि जो एटम है, पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, मैटर को डिविजिबिलिटी का जो आइडिया वहीं से उठाया फिलोसफी वाले टाइम से, कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको फर्दर उसमें आप उसको तोड़ नहीं पाओगे, इतना छोटा वो हो जाएगा पीसेस में। He took the name atoms as given by the Greek। अब उसने वो जो स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते, इनडिविजिबल जो यूनिट थी एटम, जिसको कहा था हमारा किसने, उस फिलोसफर का नाम था डेमोक्रिटस। ठीक है, इसने जो एटम का नाम, स्मॉलेस्ट यूनिट का नाम दिया था जो डिवाइड नहीं हो सकती, वही वाला आइडिया इसने लिया। और क्या कहा, सेड दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एटम, इसने इसको यही एटम का ही नाम दिया। दिस थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये किसके ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर। यही कि आपके जैसे आपको यहाँ पर केमिकल्स का कॉम्बिनेशन करने के लिए इन्होंने दिया था, तो इन सबके कॉम्बिनेशन पर ही बेस्ड है ये थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जो लिवाइजर ने और प्रोस्ट ने करके जो आपको दी थी दो थ्योरी, दो लॉ, उन्हीं को इसने फर्दर एक्सप्लेन किया है डाल्टन ने, और अच्छे से इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, तो वही आपको दिया है। द पोस्टुलेट्स ऑफ द, अब ये थ्योरी का अच्छे से स्टेट किया है इस थ्योरी के पॉइंट्स को। ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ये चीज इसने फिलोसफी वाले टाइम से उठाई है कि एटम कहलाएंगे बहुत छोटे पार्टिकल जो आगे नहीं तोड़े जा सकते। विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, सबसे छोटे वो क्या कहलाते हैं, एटम्स। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, एटम इनडिविजिबल है, ये आपका डेमोक्रिटस ने भी कहा था फिलोसफर ने। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, इसको आगे आप क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इतना छोटा पार्ट होता है किसी भी मैटर का। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर एक एलिमेंट है, मान लो वाटर है, तो उसके सारे जितने भी एटम होंगे वो आपस में सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक है, ये नहीं कि वाटर का आप फिर गैस वाले किसी चीज से मिलाने लगो या कोई और लिक्विड ले आओ किसी और फॉर्म का, तो ये एक ही तरह के एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे वो आपस में क्या होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में आइडेंटिकल होगी, मतलब एक जैसी होगी। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम है उनके मासेस भी डिफरेंट होंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगी। मान लो एक वुड है, उसके अंदर कैसे कैसे एटम है, उनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल और प्रॉपर्टी और उनके मासेस सब कुछ अलग हो गए। और मान लो एक एल्यूमिनियम है तो उसके अलग होंगे, उसके अंदर जितने पार्टिकल एटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज, मासेस सब अलग होंगे। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो बहुत सारे एटम्स मिलके आपका कंपाउंड बनता है होल नंबर्स ऑफ स्मॉल होल नंबर से। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जो आपके रिलेटिव नंबर है, नंबर ऑफ एटम्स है, उनके किस तरह के काइंड ऑफ एटम है वो कांस्टेंट होता है। तो ये सारे पॉइंट्स है डाल्टन थ्योरी के। अब यहाँ पर है एटम किसे कहते हैं, एक प्रॉपर डेफिनेशन इसकी। एटम समझ लेते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ मैसन बिल्डिंग वॉल्स। क्या आपने एक जो राजमिस्त्री होते हैं जो घर वगैरह बनाते हैं, क्या कि उसको वॉल बनाते हुए देखा है। फ्रॉम दीज वॉल्स ए रूम एंड देन कलेक्शन ऑफ रूम्स टू फॉर्म द बिल्डिंग। अब उस वॉल से आपके रूम्स बनते हैं, रूम का कलेक्शन, बहुत सारा रूम होते हैं, बिल्डिंग बनती है। तो इस पूरे ह्यूज बिल्डिंग में जो आपने देखा है, तो आपकी एक ब्रिक जो है वो बहुत बड़ा काम कर रही है। ठीक है, तो what is the building block of huge building? What should be the building block of an ant hill?
अब वही सारा आपको बता रहे हैं कि स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड, मतलब बहुत सारे एग्जांपल दे रहे हैं कि उनकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है आपके हिसाब से जो बनती जा रही है। जैसे आप ब्रिक कह सकते हैं, उसके वॉल के केस में बहुत सारी ब्रिक्स मिल रही हैं, तो वो हो गया, एक ब्रिक को एक एटम मान के चलो। वैसे ही आपको एक पहाड़ है या कुछ भी है, उसके सबसे छोटे पार्टिकल जो है, उसके अंदर सबसे छोटी जो इकाई है वो आप एटम मानकर चलो। हाउ बिग आर एटम्स, एटम्स बड़े कितने बड़े होते हैं एटम्स? एटम्स आर वेरी स्मॉल, स्मॉलर देन एनीथिंग यू कैन इमेजिन और कंपेयर विद, मतलब दिखते भी नहीं होंगे जब इतने छोटे हैं कि आप किसी इमेजिन भी नहीं कर सकते। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स व्हेन स्नैक्ड वुड मेक अ लेयर barely एज थिक एज शीट ऑफ पेपर, जब मिलियंस ऑफ एटम्स मिलेंगे तो इतनी थिक कोई चीज बनेगी जैसे पेपर होता है, आपकी पेपर की शीट होती है। तो एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स, नैनोमीटर्स में उसका एटम का जो रेडियस है वो आपको दिया है 1/10⁹m, इसको 1 नैनोमीटर कहा है। तो बहुत छोटा पार्ट है ये। इसका रेडियाई दिया है हाइड्रोजन का, सबका अलग अलग होगा। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एटम ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल ऑफ, अच्छा इसमें एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सबसे छोटी आपकी यूनिट है तो उसका एटम बोला इन्होंने। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिले हुए हैं इसलिए इसको मॉलिक्यूल बोल रहे हैं ये। मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसमें भी कई सारी चीज़ें मिली होंगी इसलिए मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। ग्रेन ऑफ सैंड, सैंड का एक जो पार्ट होता, एटम होता है, एक पार्टिकल। एंड एप्पल, ये सारे आपको सबके बिल्कुल छोटी इकाई जिसको आगे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप नेक्ड आई से देख भी नहीं पाओगे। तो इस तरह की चीज़ें ये आपको साइज में बता रहे हैं कि इतना इतना इनका साइज होगा, इतने बिग हैं वो।